स्वागत है दोस्तों आप लोगों का IAS एक्सेस के पीवाई की सीरीज में। जैसा कि हम बीपीएससी का जो पीवाई की जो भी है अब तक जो हुआ एग्जाम उसका पीवाई की चला रहे हैं और मैंने स्टार्ट किया है फिजिक्स से। ठीक है, तो फिजिक्स का मैंने 2 पार्ट डाल दिया है, उसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, उसमें प्लेलिस्ट में वीडियो जो ऐड कर दिया। आप लोग जो नहीं देखे वहाँ जाकर देख लीजिए। देखिए पीवाई क्यू से ये होता है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं ये पता चलता है। तो इससे जो है मेरी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं और ख़ासकर आप लोग PYQ का अध्ययन कर ले ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपका प्रश्न ना छूटे। ठीक है, और कम समय में तैयारी करना हो तो IAS एक्सेस ज्वाइन करें और उसका MCQ और जो डिटेल सीरीज चलता है उसको देखते रहें। चलिए, और इसका PDF लेने के लिए जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें ज्वाइन कर लीजिए, आपको PDF मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रश्न। पहला चैप्टर है मेरा, इसमें उष्मा एवं उष्मागतिकी इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं। दूसरा आपको इसमें आएगा ध्वनि और तीसरा आएगा तरंग। 3 चैप्टर का जो प्रश्न है सारे इसमें समायोजन किया गया है। जो अब तक का जो भी प्रश्न पूछा गया शुरू से लेकर अब तक का सारे प्रश्न इसी में है। ठीक है, तो मेरा पहला प्रश्न है उष्मागतिकी के चैप्टर से। पहला है वह ताप। देखिए आपको आ रहा है तो कोई बात नहीं है, उसको इग्नोर करें, लेकिन जो प्रश्न है उसको पढ़ें और फिर दोबारा से उसको क्लिक करें, वीडियो पॉज करें। ठीक है, पहला प्रश्न है वह ताप बिंदु जिस पर ठोस द्रव गैस, तीनों ठोस द्रव गैस अवस्थाएं एक साथ रह सकती है उसको क्या कहते हैं। हम लोग पढ़े थे एक त्रिक बिंदु होती है। ठीक, त्रिक पॉइंट, इसको त्रिक बिंदु कहते हैं। वहां पर ठोस द्रव गैस अवस्था तीनों अवस्थाएं पाई जाती है। वो उसी बिंदु के बारे में पूछ रहा था, तो बिंदु क्या कहलाएगा, त्रिक बिंदु कहलाएगा। जैसे आप, और ये जो है 67 में पूछा गया था। ये 67 से जो है बीपीएससी का प्रश्न का स्तर बहुत बदला है, इसलिए आप लोग ध्यान से PYQ पढ़ते रहें। जैसे आप देखिए उदाहरण के स्वरूप में 611.65 पास्कल ले लें और 273.1516 केल्विन ले लें, तो इस पर जो ये जो इस पॉइंट पर जो तीनों अवस्थाएं में पाई जाती है, इसलिए इसको जो त्रिक बिंदु कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा 40 डिग्री सेल्सियस का मान जो है फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना हो। जैसे देखिए आप इसको रटने की कोशिश नहीं करें। जैसे फिजिक्स में जाइएगा तो आपको लूसेंट वगैरह में कहीं मिल जाएगा। तो सेल्सियस माइनस 0/100, मैं जरा इसको ऊपर सही से लिख दूं। देखिए आपके सामने बनेगा, सीख जाइएगा। सेल्सियस माइनस 0/100 बराबर फ़ारेनहाइट माइनस 32/180, और इस पर आप मान रख दीजिए। ठीक है, सेल्सियस के फ़ारेनहाइट बदलना है, सेल्सियस के जब कितना रखेंगे 40/100, फ़ारेनहाइट हमको निकालना है तो फ़ारेनहाइट को रहने देंगे बट्टे 180। ठीक है, अब इसको कट पीस कर लीजिए। 10 से 10 से इधर 10, अभी कितना हो गया 18 चौक 72, है ना, 18 चौक 72। और देखिए 72 बराबर हो गया F माइनस 32 इक्वल टू 72। ठीक है, अब 32 इधर आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस में 4 और 7 3 10। तो ये 40 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना हो जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपका आंसर इसमें कहा ए नंबर आंसर। तो 40 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट मान 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कमरे को ठंडा किया जा सकता है। देखिए कमरे का ठंडा करने का मतलब है कि अगर टेम्परेचर है इसका ज़्यादा, गर्मी हो जाती है तो उसको लो करना है। तो एक ही चीज़ है, या तो उसमें हम ज़्यादा खिड़की बनाए तो बाहर से हवा है, अगर बाहर गर्म हवा है तो फिर गर्मी लगेगी। तो उस सिचुएशन में कमरे को ठंडा कैसे करते हैं, तो कमरे को एक साइंटिफिक मदद से उसमें एक गैस छोड़ा जाता है, और गैस कैसा, दाब गैस, मतलब कंप्रेस्ड गैस छोड़ा जाता है, ताकि वो, और छोड़ने का यंत्र एक ही है, वो है एयर कंडीशनर। ठीक है, वही प्रश्न है हमारा, कमरे को ठंडा किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन है बी, संपीड़ित गैस को छोड़ करके। और गैस किसे छोड़ेंगे, संपीड़ित गैस, संपीड़ित गैस छोड़ने का एक ही अध्ययन है, एक ही मात्रा, मतलब वो रास्ता है एयर कंडीशनर। जैसे एसी लगाते हैं हम लोग, उसमें से कंप्रेस्ड गैस ही है जो हमारे रूम के जो टेम्परेचर है उसको कूल करके रखता है। तो जितना चाहे उतना कर सकते हैं। ठीक है, यह है बी नंबर ऑप्शन। और ये जो आपका सवाल है 47 बीपीएससी में पूछा गया। देखिए जो भी जिस बीपीएससी में पूछा गया उसके सामने उसका मैंने ईयर और बैच रख दिया। आप लोग उसके उससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं किस चैप्टर से कब कब प्रश्न कैसा पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक होता है। ऑप्शन में आप लोग देखिए बहुत सारे कुचालक है, देख लिए चालक भी कुचालक, तो सबसे अधिक कुचालक हो जाएगा इसमें उसमें के अनुसार, ऑप्शन के अनुसार सीसा। सीसा जो है पारा से भी अधिक कुचालक होता है और 66वीं बीपीएससी में पूछा गया था ये प्रश्न। ठीक,
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 17वीं बीपीएससी के री एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न। 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर वायु के जलने की तुलना में 100 डिग्री भाप पर जो स्थित भाप होता है, वाष्प होता है, उससे अधिक जलन क्यों होती है? सिंपल सा सवाल ऐसा है, ऐसे समझिए कि समान ताप का जल और भाप है, तो जल से कम जलता है और भाप से अधिक जलता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो उसके कारण क्या होता है? गुप्त ऊष्मा होता है। वाष्प में जो गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, तो इसके अनुसार हमारा ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, कि ज्यादा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण जो वाष्प है ज्यादा खतरनाक होता है, इसलिए वह अधिक जलता है। ठीक, 100 डिग्री सेल्सियस की गुप्त ऊष्मा जो वाष्प में होती है, गुप्त ऊष्मा अधिक होती है जल की तुलना में। ठीक है, सीडीपी 2005 में प्रश्न पूछा गया है कि स्टीम इंजन कैसे चलता है। देखिए स्टीम इंजन जाहिर सी बात है कि वाष्प पे चलेगी, है ना। तो वाष्प है, तो वाष्प क्या करेगी? हम पानी को गर्म करते हैं तो वाष्प निकलती है, तो क्या होता है? ये ऊष्मा से निकलती है ना। प्रश्न यहाँ से निकला आपका, देख लीजिए। तो स्टीम इंजन कैसे चलता है? तो ऊष्मा से चलते हैं। अगर ऊष्मा इसमें ना रहे, ऑप्शन वाष्प रहता, तो वाष्प कर देते। वाष्प नहीं है तो क्या है? ऊष्मा, ऊष्मा से चलती है। ठीक है, भाप इंजन एक प्रकार का ऊष्मा इंजन ही होता है, जैसे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। भाप इंजन एक प्रकार का ऊष्मा इंजन होता है जो भाप या ऊष्मा का उपयोग करके यांत्रिक कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न है वातानुकूलन यंत्र। सीधी सी बात रखिए, वातानुकूलन यंत्र इतना हिंदी टेढ़ा है ना कि समझ में नहीं आती है। एयर कंडीशनर, एसी। एसी से मतलब वातानुकूलन यंत्र से किस जो कारण जो है ठंडक होती है? तो जाहिर सी बात हम लोग पीछे पड़े कंप्रेस्ड गैस, तो उसी का जो दाब गैस है ना, तो गैसों को दबाने व मुक्त करने से जो है, दबा करके गैस को हाई प्रेशर पर दबा करके उसको मुक्त करते हैं, तो रूम को क्या करता है? ठंडा करता है। तो एयर कंडीशनर यंत्र जो है किस कारण ठंडक होती है? तो गैस को दबाने एवं मुक्त करने से होती है। ठीक है, सीडीपी 2005 का ये प्रश्न है। अक्सर हम लोग जब गर्मी में बाहर जाते हैं, पटना की इतनी गर्मी है, अभी भी ज्यादा गर्मी है, भाग कर के आएंगे रूम में, स्विच ऑन करेंगे पंखा का, तो एक राहत मिलती है। तो प्रश्न वही से है कि एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करती है, क्यों? क्योंकि ये 67 का प्रश्न, याद रखें। क्यों? क्योंकि जब हम पंखा के नीचे बैठते हैं तो ऐसा नहीं कि हमें हवा लगती है तो ठंड लगती, नहीं। हमारे शरीर का जो पसीना है वो हवा से क्या होती है? सूखने लगती है। तो सूखने लगती है तो इस कारण हमें ठंडक महसूस होती है, वाष्पीकरण की दर जो तेज होती है। तो यही है कि हमारा पसीना जो है ना तेजी से वाष्पित हो जाता है, इसलिए हमें अधिक ठंडक महसूस होती है, राहत मिलती रहती है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है 94 में पूछा गया था, 39वीं बीपीएससी में। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर मतलब खोल दे तो क्या होगा? देखिए ये प्रश्न अक्सर किसी न किसी एग्जाम आपको मिल ही जाएंगे। रेफ्रिजरेटर हो, अगर उसका हम दरवाजा कमरे में खोल दें तो कमरे का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? कि दरवाजा खोलने से जो होगा, रेफ्रिजरेटर जो होगा, कमरे का जो टेम्परेचर होगा उसी को गेन करेगा और फिर इसको ये अपने जो उसका पीछे वाला दरवाजा होता है उससे वह बाहर करने लगता है, फेंकने लगता है। तो गर्म और ये अधिक गर्म कर देगा, तो रूम का टेम्परेचर और क्या होगा? बढ़ जाएगा। मतलब आप अंततः कमरे में थोड़ा मतलब कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा, देखिए ये प्रश्न पूछा गया था 94 में पूछा गया था, देखिए, और फिर 67वीं बीपीएससी 2022 में वही प्रश्न पूछा गया है, थोड़ा अंदाज बदल दिया है। प्रश्न क्या है हमारा, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए खुला छोड़ दे या खोल दे तो कमरे का तापमान क्या होगा? जाहिर सी बात है कमरे का तापमान बढ़ जाएगा, पूरा डिस्क्रिप्शन वही है। तो देखिए वो 39 में पूछा गया था, फिर 67 में पूछा गया। बहुत सारे प्रश्न जो है रिपीटेड होते रहते हैं, उससे रिलेटेड थोड़ा थोड़ा चेंज करके। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा, बराबर हम लोग कंफ्यूज होते रहते हैं। पानी का घनत्व अधिकतम किस पर होता है? देखिए पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, और इसी 4 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है आयतन हमारा पानी का सबसे कम होता है, याद रख लें। घनत्व जहां अधिक होगा सबसे, आयतन वहां सबसे कम होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में कितना होगा? देखिए मैं आपको इसको बना करके दिखाता हूँ, पीछे बनाए थे। 50/100 मतलब सेल्सियस माइनस 0/100 इक्वल टू F-32/80। एक शून्य से एक शून्य खत्म, इधर से एक शून्य से एक शून्य खत्म, 18×5 = 90, और ये 32 इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा, जरा कलर ही बदल दो इसको, नहीं, हाँ इसका मान क्या हो जाएगा? 2 और 9 3 12, तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर कितना है? बी। ठीक है, अब लोग ऐसे बनाने का तरीका सीख ले ताकि एग्जामिनेशन में
अब रटने की जरूरत न पड़े, इसको तो आप लोग सीख ही लें, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा 65 में पूछा गया था, री एग्जाम हुआ था उसमें, अधिक ऊंचाई पर द्रव का क्वथनांक क्या होता है। देखिए जब भी हम अधिक ऊंचाई पर बढ़ेंगे ना, तो द्रव का क्वथनांक, वायुमंडलीय दाब कमेगा, और वायुमंडलीय दाब कमेगा तो जो द्रव का क्वथनांक हो जाएगा वो भी घट जाता है। दाब बढ़ने से ही क्वथनांक बढ़ता है, दाब कमने से क्वथनांक जो है कम जाएगा, तो जो दाब क्वथनांक क्या हो जाएगा, कम जाएगा, ठीक है। देखिए ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब कम जाता है, जिससे कारण जो क्वथनांक घट जाती है, ठीक है। सीडी पे 2022 में प्रश्न पूछा गया है, किसके कारण पानी एक उत्कृष्ट जो है शीतलन कारक है। देखिए यहाँ पर डॉट डॉट दे दिएगा, हम यहाँ पर किसके कारण जोड़ दिए, मतलब किसके कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलक कारक है, कूलेंट है, ठीक ना। तो पानी का जो एक गुण है, इसको हाई स्पेसिफिक हीट कहते हैं, यानी उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण पानी जो है उत्कृष्ट शीतलन बन जाती है। यह है ऑप्शन नंबर सी आपका, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है 41वीं बीपीएससी का पूछा गया है, ठंडे के दिनों में, ये हम लोग फिजिक्स में अक्सर पढ़ते हैं, ठंडे के दिनों में यदि एक लोहा का टुकड़ा हो, ठीक ना दोस्त, एक लोहा का टुकड़ा हो और एक लकड़ी का टुकड़ा हो, ठीक। एक लोहे के टुकड़े और लकड़ी के जो गुटके होते हैं, जब टुकड़े या गुटके प्रातः काल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा होता है, क्यों? क्योंकि देखिए लोहा जो है टेम्परेचर को गेन करने में लकड़ी से आगे है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर को जो जितना गेन करेगा उतनी मात्रा में वो गर्म होगा और ठंडा होगा, और लकड़ी कम करता है तो कम ठंडा होगा। तो वही इसका मतलब यही है कि लकड़ी की तुलना में लोहा जो ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, जो अच्छा चालक होता है अधिक ऑब्जर्व करेगा, तो ऑप्शन नंबर और बी होगा। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, इसीलिए वह लकड़ी की अपेक्षा अधिक ठंडक महसूस होगी छूने पर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, ये 69 में पूछा गया था, उस समय हीट वेव बहुत चर्चों में था। देखिए करंट से जोड़ देता है फिजिक्स का ये प्रश्न। हीट वेव जो है, हीट वेव संबंध में कथन दिया गया, आपको कौन गलत है कौन सही है आपको ये जवाब देना है, ठीक है। हीट वेव, यदि मैदानी इलाके का टेम्परेचर यानी तापमान 30 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाए तब वहां हीट वेव हो जाएगा। यदि पहाड़ी इलाके का तापमान अधिकतम 40 डिग्री पहुंच जाए तब उसको हीट वेव कहेंगे। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, हमें मतलब देना है जवाब। याद रखें, मैदानी इलाके में टेम्परेचर यदि 40 डिग्री प्लस हो जाए तब उसे हीट वेव कहेंगे, और पहाड़ी इलाके में यदि टेम्परेचर जो है 30 डिग्री तक आ जाए, 30 डिग्री या 30 डिग्री प्लस हो जाए, तब उसको हीट वेव कहेंगे। मतलब बीपीएससी ने दोनों का जो है टेम्परेचर बदल दिया कंफ्यूज करने के लिए। इसमें से आंसर कौन होगा, न तो एक और न तो दो, मतलब कोई नहीं इसमें सही है, सबके सब गलत है। याद रख लें, हीट वेव का थोड़ा आप लोग ध्यान रख लेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 17वीं बीपीएससी में पूछा गया था, उष्मा स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। देखिए उसमें एक चालन है, ठीक ना, विकिरण है, ठीक है, संवहन है ना, तीन तरीके से। तो कहता है ऐसा कौन सा जो एक विधि है इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। सूर्य जब हमारे पास आती है तो गर्मी तो लगती है, लेकिन उसके लिए कोई माध्यम नहीं है, तो उस वही है। तो ये जो विकिरण जो है, विकिरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं हो, तो कहीं भी जा सकती है। तो उष्मा स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती क्या कहलाती है, तो विकिरण कहलाती है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, ठोस में जो है कोई भी ठोस वस्तु है चालन द्वारा गर्म होगा, और कोई भी द्रव या गैस हो गया वो संवहन विधि द्वारा गर्म होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा प्रश्न है तरंग, वेव मोशन, है ना, उससे संबंधित जो बीपीएससी में जो भी अब तक जो प्रश्न पूछे गए हैं उससे संबंधित आपको सामने पर आएगा पीवाई के। देखिए लोलक पेंडुलम लगती लोलक, लोलक की काल अवधि क्या होती है। लोलक की काल अवधि मतलब पूछ रहा है कि निर्भर करती है किस पर, है ना। तो लोलक जितना लंबा होगा समय उतना ज्यादा लगेगा, और जितना छोटा होगा समय उतना कम लगेगा, ठीक है ना। तो लोलक की काल अवधि उसके लंबाई पर निर्भर करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण कौन है। अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है, अगर हम लोग देखते हैं तो ध्वनि जो है हमारा जो अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है। तो ध्वनि तरंग ऐसी तरंग है जो अनुदैर्ध्य तरंग होती है, और इनमें माध्यम के कण जो है तरंग के संचरण की दिशा में समानांतर कंपन करते रहते हैं, ठीक है। तो ध्वनि क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, दो उत्तरोत्तर श्रृंग, जैसे देखिए आपको बना दे, ऐसे होता है वेव चलता है, ऐसे चलती है वेव, ठीक। तो यही पूछा जा रहा है, एक ये और एक ये, दो उत्तरोत्तर श्रृंग, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी, जैसे ये देखिए श्रृंग हो गया,
2 और ये गर्त हो गया, है ना। तो इसके बीच की जो दूरी है इसको क्या कहेंगे, तो इसके बीच की दूरी को ही वेवलेंथ कहते हैं, यानी तरंगदैर्घ्य कहते हैं। जब सरल आवर्त तरंग जो किसी माध्यम से गुजरती है तो लगातार श्रृंग या गर्त बनाती चलती है, उसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य कहते हैं। याद रख ले, इसको इसको तरंगदैर्घ्य कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल क्या होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकाश की चाल पूछ रही है। प्रकाश की चाल क्या होती है, जानते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसमें ई पर के बदले ऐसे दिया गया है। ऑप्शन के अनुसार कौन हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। ये 56 बीपीएससी में पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कॉस्मिक किरणें। तो कॉस्मिक किरणें होती क्या है, आपको अगर ऑप्शन आ रहा है तो ठीक है, देखिए कमेंट में देते रहे जवाब। कॉस्मिक किरणें जो उच्च आवेशित कण होती है, कॉस्मिक किरणें उच्च ऊर्जा वाले जो एक आवेशित कण होते हैं जो अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर लगभग प्रकाश की गति से आते हैं। याद रखिए, किसी प्रकाश की गति से आते हैं और यह जो है आवेशित कण होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मुख्य रूप से किसके द्वारा वातावरण जो है मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है। अभी हम लोग पढ़े हैं वातावरण गर्म होने के लिए क्या जरूरी है, तो टेम्परेचर जो होता है विकिरण माध्यम से आती है, ठीक है ना। तो जब वो तरंगे जो चलती है तो उसके द्वारा गर्म होती है। तो ये थोड़ा बदल दिया गया है कि आपसे वो नहीं पूछा जा रहा, विधि पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है, तो दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण, जो स्थल से जैसे टकराएगा सूर्य का प्रकाश और फिर इसी माध्यम से वो लौटेगा, तो इसी के कारण जो होता है ये दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण से कहते हैं। इसी कारण जो वातावरण जो मुख्य रूप से गर्म होती है, ठीक है। इसे देखिए व्याख्या में, सूर्य से आने वाली ऊर्जा जो पृथ्वी को गर्म करती है, जिसके बाद पृथ्वी उष्मा को दीर्घ तरंग के रूप में वापस छोड़ती है। वायुमंडल की गैस कार्बन डाइऑक्साइड, मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, इस विकिरण को सोख लेती है, जिससे वातावरण क्या होती है, गर्म हो जाती है, ठीक वही है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, आंतों के मुख्य रूप से पेट के अंदर आंत होते हैं। आंतों के रोग के निदान के लिए निम्न से किस किरणें का प्रयोग किया जाता है। चलिए ऐसी बात है, अगर हम लोग कोई प्रॉब्लम होगा तो डॉक्टर क्या करेगा, एक्सरे करेगा। तो एक्सरे में कौन सी किरण का प्रयोग होता है, एक्सरे ही, एक्सरे है तो एक्सरे ही करेगा। तो याद रखें, आंतों के रोग के निदान के लिए एक्सरे का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक्सरे एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह चिकित्सक उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ध्वनि। ध्वनि से जो भी प्रश्न पूछे गए वो सारे हैं। हर्ज में क्या मतलब हर्ज में क्या मापा जाता है, तो हर्ज में क्या मापेंगे, आवृत्ति को मापेंगे, ठीक है। 65 में पूछा गया है, हर्ज में मापा जाता है आवृत्ति को। देखिए 65 में पूछा गया, फिर इसी प्रकार का प्रश्न पूछा गया। आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, हर्ज होता है, अर्थात उसको ध्वनि को हर्ज में मापते हैं या हर्ज कह सकते हैं। इसका संकेत जेड होता है, बड़ा एच छोटा जेड होता है। एक सामान्य मनुष्य जो 20 हर्ज से 20 किलो हर्ज या 20 के हर्ज या 20,000 हर्ज तक की ध्वनि को जो है सुन सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ गया, देखिए ये प्रश्न पूछा गया 65 में और सिर्फ फिर उससे पहले 64 में भी पूछा गया था। आवृत्ति को मापा जाता है, आवृत्ति को किसमें मापते हैं, आवृत्ति को हर्ज में मापते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, मतलब किसके द्वारा निर्धारित की जाती ध्वनि की तीक्ष्णता। देखिए इस प्रश्न पर जब आयोग दिया था तो बहुत कंट्रडिक्शन चला था। किसी ने कहा था कि इसका आंसर कोई नहीं होगा, किसी ने कहा था इसका आंसर आयाम होगा, किसी ने वेग। तो नहीं, आयोग ने इसका सीधा सा बात माना है। आयोग का कहना है कि ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्भर करती है, वो प्रूफ करके भी दिया, सही हो कि ध्वनि की तीव्रता जो है ध्वनि के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप उसका आंसर की निकाल के भी देख सकते हैं, ठीक है। और जो व्याख्या यहाँ दिया गया वही पूरा उसमें दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट इसे आपको पढ़ के सुना देते हैं कि आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तरत्व को निर्धारित करती है। देखिए आवृत्ति प्रश्न आपको यहाँ से मिल गया, आवृत्ति जो है ध्वनि की तीक्ष्णता, इसको श्रीलनेस कहते हैं, या तरत्व इसको पिच कहते हैं, उसको निर्धारित करती है। पहला है, अगर कंपन की आवृत्ति अधिक है तो इसका अर्थ है कि ध्वनि तीखी हो जाएगी। आवृत्ति जितनी अधिक होगी ध्वनि उतनी तीखी होगी, और इसका तरत्व अधिक होगा, ठीक है। ध्वनि तीखी होगी तो तरत्व भी अधिक होगा, आवृत्ति भी अधिक होगी। यदि कंपन की आवृत्ति कम है तो सब कुछ कम होगा, यानी ध्वनि का तरत्व भी कम होगा, ठीक है ना, और उसका तीखापन भी कम होगा। सामान्यतः एक महिला की आवाज एक पुरुष की अपेक्षा जो है अधिक आवृत्ति की तथा अधिक तीखी होती है। उल्लेखनीय है कि आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य इसके व्युत्क्रमानुपाती होंगे, जाहिर सी बात होंगे। अतः यह सत्य है कि ध्वनि की तीक्ष्णता उसके तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है। यह आयोग पूरा अपने डिटेल से दिया है। उदाहरण के लिए तरंगदैर्घ्य जितना कम होगा आवृत्ति उतनी अधिक होगी और ध्वनि उतनी तीखी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित नहीं होती, मतलब नहीं बदलती है,
सब कुछ बदल जाएगी, लेकिन जो उसका आवृत्ति जो है वो नहीं बदलती। आवृत्ति जस की तस रहती है ध्वनि की। एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करने की जो है ध्वनि की आवृत्ति नहीं बदलती है। ठीक है, नेक्स्ट है वायु में ध्वनि तरंग। पूछ रहा है कि वायु में ध्वनि तरंग क्या है। ध्वनि तरंग क्या है? ध्वनि है जो है एक अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, प्रकाश हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय तरंग। ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंगें कहलाती है क्योंकि उनके संचरण के लिए द्रवात्मक माध्यम, ठोस तरल, गैस की आवश्यकता होती है। इस तीनों के अलावा ध्वनि किसी माध्यम, बिना माध्यम के ध्वनि नहीं चल सकती। ठीक है, तो वायु या गैस में ध्वनि का अनुदैर्ध्य तरंग होती है, इसलिए इसको अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, क्योंकि माध्यम के घटक तरंग की गति के दिशा के अनुदिश दोलन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, एक संगीत कार्यक्रम जब हम लोग कोई शो वगैरह देखने जाते हैं, जैसे ऑर्केस्ट्रा हो गया, उसमें देखिएगा कि जब म्यूजिशियन वगैरह आते हैं तो वो अपना क्या करते हैं, यंत्र होता है उसको फिट करते रहते हैं, तार वगैरह से उसको टाइट करते रहते हैं। ठीक ना, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है। ठीक है, और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है, सबको अपना सेट करता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश कर रहा है या करता है। ठीक है, तो सभी ध्वनि को पहचानने के लिए ऐसा काम किया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अन्य वाद्य यंत्र जो है उसकी आवृत्ति के साथ सितार के स्ट्रिंग की आवृत्ति वह जांच करने की कोशिश करता है, इसीलिए वह ऐसा कर रहा था कि आवाज सबकी पहचानी जा सके। ठीक है, और यह 68 में प्रश्न पूछा गया था, इतना लंबा चौड़ा। नेक्स्ट है सीडीपी 2018 में पूछा गया प्रश्न है कि 100 डेसिबल की प्रबलता स्तर संगत होगा। 100 डेसिबल की प्रबलता से संगत होगा, कैसा होगा? मतलब उसको हम क्या कर सकते हैं, ये मानव सुन सकता है, आम बातचीत है या नहीं सुन सकता है। मतलब यह जो है एक मशीन की शॉप से आने वाली शोरगुल है जिसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, 100 डेसिबल। हम जो है जो WHO के जो अपना जो पैमाना निकाला है, मनुष्य जो है 45 डेसिबल दिन में, ठीक ना, और रात में 35 डेसिबल निश्चय किया गया इतना सुन सकता है। 85 डेसिबल से उच्च स्तर होने वाली ध्वनि जो हानिकारक होती है हमारे कानों के लिए, इसलिए ज्यादा ध्वनि आती है तो हम लोग अपना कान बंद कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है और हम लोग आखिरी कार पाएंगे, एक दो प्रश्न और होंगे। अल्ट्रासोनिक तरंगे। अल्ट्रासोनिक तरंगे क्या है? जो वेव हमारा जो चलता है थोड़ा तबीयत अस्वस्थ होने की वजह से गले में खराश आ जाते रहते हैं। अल्ट्रासोनिक तरंगे क्या है? अल्ट्रासोनिक तरंगे जो है जो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति के बीच की इसकी होती है। ठीक है, एक मिनट मेरा गला थोड़ा फंस गया। थोड़ी तबीयत अस्वस्थता की वजह से नहीं मैं क्लास ले पा रहा हूँ और नहीं कुछ वीडियो ही अपलोड समय से कर पाता हूँ। थोड़ा पानी पी लेना। चलिए, कहाँ थे हम लोग? किधर गया भाई? हाँ, प्रश्न हमारा सामने अल्ट्रासोनिक तरंग है। अल्ट्रासोनिक तरंग के बारे में पूछ रहा है क्या है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच की ध्वनि जो है ये हम लोग सुन सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक जो हम लोग से मतलब सुनने की क्षमता से आगे हो, जो सोनार वगैरह रिएक्ट करता है उसको, तो 20 किलो हर्ट्ज यानी 20 के हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति को अल्ट्रासोनिक आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, और 20 किलो हर्ट्ज से कम की आवृत्ति जो होती है, जो अवसरव तरंग आती है, 20 किलो मतलब 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम अपसव तरंग आती है जिसको कुत्ते बिल्ली वगैरह सुनते रहते हैं। ठीक है, तो ये अल्ट्रासोनिक वेव हो जाएगा 20 के हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि तरंग है। 20 किलोहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को अल्ट्रासोनिक तरंग कहा जाता है। इस ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकता है, ऐसे कुत्ते, जानवर, चमगादड़ वगैरह सुन सकते हैं। और इसे जो है गाल्टन, डाल्टन मत समझिएगा, गाल्टन एक ध्वनि से संबंधित साइंटिस्ट है, तो गाल्टन जो है सिटी द्वारा बजा करके उसको उत्पन्न किया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, बिल्ली के सुनने की आवृत्ति जो है, बिल्ली कुत्ते जो होते देखिएगा वो मतलब बहुत धीमा आवाज भी पहचान लेती, पकड़ लेती है। तो पूछ रहे हैं कि बिल्ली के सुनने की आवृत्ति का विस्तार क्या है, तो वह 45 हर्ज से 64 हर्ज के बीच की ध्वनि भी जो है सुन लेती है। ठीक है, बिल्ली और कुत्ते।
इससे रिलेटेड कुछ बात कर लें। श्रव्य तरंग वो है जिसको हम लोग सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज। अपश्रव्य तरंग वह तरंग है जो 20 हर्ट्ज से कम है, ठीक है, 20 हर्ट्ज, 20 किलोहर्ट्ज नहीं, 20 हर्ट्ज से कम है। पराश्रव्य तरंग जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है उसको पराश्रव्य तरंग कहते हैं। जिससे डॉल्फिन, चमगादड़ जैसे जंतु उसको उसको रिएक्ट करके सोनार रडार की तरह काम करते हैं और वह चलते रहते हैं। याद है, डॉल्फिन को आंख नहीं होता है, वो इसी के मदद से चलते हैं, ठीक है। ध्वनि ध्वनि का वेग वायु में कितना होता है, 42वीं बीएससी में पूछा गया था। सिमिलर उसमें पैटर्न दिया गया, सिमिलर पहचानिए कि इसमें कौन कहाँ है। तो वैसे हम लोग ध्वनि का वेग पढ़ते हैं 332 मीटर पर सेकेंड, ठीक। इसमें दिया गया है 330 मीटर पर सेकेंड, आयोग ने इसको सही किया, ठीक है, यह है। और सभी वस्तु में कैसा कैसा टेम्परेचर के अनुसार से क्या क्या रहता है हम देख लेते हैं। शुष्क वायु की गति 0 डिग्री सेल्सियस पर 330 से 332 मीटर पर सेकेंड। शुष्क वायु 25 डिग्री पर 346 मीटर पर सेकेंड। हाइड्रोजन में 1284 मीटर पर सेकेंड। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग काम आ जाएगा, इसको खींच के रख लें, ठीक है। और सबसे अधिक क्या होगा, कांच पर जो 25 डिग्री सेल्सियस पर 3980 डिग्री मतलब मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में ध्वनि की गति अधिकतम होगी। देखिए ध्वनि की गति जाहिर सी बात है, ठोस, द्रव्य, गैस, है ना, ठोस, द्रव्य और गैस। सबसे अधिक क्या होगा, ठोस, मतलब ठोस में होगा, फिर द्रव्य में हो जाएगा, फिर गैस में होगा। इनमें से ठोस कौन है, इस्पात, पानी, वायु। ठोस कौन है, तो इस्पात। सबसे अधिक ध्वनि की गति किस में होगी, इस्पात में होगी। यह टीचर जो बीपीएससी टीआरई चल रहा है, टीआरई 3 में पूछा गया था प्रश्न, याद रख लो आप लोग। आखिरी प्रश्न हमारा, जब बच्चे गर्भ में होते हैं इसको भ्रूण की जांच की जाती है, ठीक है। तो गर्भ में भ्रूण की विकास की जानने के लिए निम्नलिखित में से किस तरंग या किस किरण का उपयोग करते हैं। याद रखें, अब बच्चे की जो स्थिति जानने के लिए अल्ट्रासाउंड कराते हैं, ठीक है ना, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। तो उसमें जो होती है वो अल्ट्रासोनिक वेव होती है, यानी पराध्वनि तरंग होती है। तो यही प्रश्न पूछा रहा है कि इनमें से कौन सी तरंग का प्रयोग करते हैं, तो पराध्वनि तरंग का हम लोग प्रयोग करके जानते हैं कि बच्चे की स्थिति क्या है, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न था सारा का सारा 3 चैप्टर का पीवाईक्यू, और इसे जो भी आपको रिलेटेड है अपने चैप्टर से पढ़ ले किताब उल्टा करके, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो जाए। और ऐसे ही रिवीजन करने के लिए, पीवाईक्यू को रिवीजन करने के लिए IAS-PCS को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहें। जो भी पीवाईक्यू का सारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और जो भी सब्जेक्ट है सबका आपको धीरे धीरे अपडेट करते रहेंगे। वन डे अल्टरनेट आज आया तो फिर कल नहीं परसों आएगा, सभी इस तरह से आते रहेंगे। आप लोग देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए।